गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था। हिंदी में हमने इसको समझा था। द लास्ट लेसन, इस चैप्टर का नाम, जो कि फर्स्ट लेसन है इस बुक का, उसी का नाम लास्ट लेसन है। क्यों रखा गया? बिकॉज मास्टर हैमल्स लास्ट लेसन वॉज इन दैट स्कूल, सेकेंड लॉरेन। ओके, फ्रेंच लैंग्वेज का उनका लास्ट लेसन था उस स्कूल में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन रखा गया है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज का था। तो उसी के सीक्वेंस में हमने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने अब तक पढ़ा था कि फ्रेंच जो था, जो कि पढ़ने में काफ़ी मतलब ढीला ढाला था, ध्यान नहीं देता था और काफ़ी लेजी टाइप का था, नोटी टाइप का स्टूडेंट था। वो जब मॉर्निंग के समय स्कूल जाने के लिए उसे लेट हो रही थी और वो बहुत ही तेज़ी से हरी डप करते हुए स्कूल की तरफ दौड़े जा रहा था। ठीक है, तो वो जो टाउन हॉल है वहाँ पर बाहर की तरफ देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसे इतना टाइम नहीं था कि वो रुक जाए और वहाँ देख ले कि उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज़, क्या ऑर्डर लिखा हुआ है। वो दौड़े जाता है क्योंकि बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी लेट फॉर स्कूल। अब वो स्कूल के अंदर इंटर करता है। इंटर करते ही देखता है कि क्लासेस में जो है सभी बच्चे अपने बेंचेस पे बैठे हुए हैं और उसकी जो बेंच है वो खाली है। और क्लासरूम की जो बेंचेस बिल्कुल से खाली रहा करती थी वो आज फुल है बिल्कुल, क्योंकि उसी गांव के, उसी टाउन के जो विलेजर्स हैं, हॉशर है, वॉचमैन है, वो सारे वहाँ बैठे हुए हैं। पोस्टमैन है, या फिर हम कह सकते हैं मेयर है, फॉर्मर मेयर है, पहले का जो मेयर था वो भी वहाँ सीट पे बैठा हुआ था। और जो मास्टर हैमल थे वो अपनी सेरेमोनियल ड्रेस में थे, एम्ब्रॉयडरी कैप उन्होंने पहन रखी थी और अपना जो लॉन्ग कोट था वो भी उन्होंने पहन रखा था। तो वो सरप्राइज होता है। और इतने में ही जो मास्टर हैमल है वो कि अपनी चेयर पर बैठे रहते हैं, वो उठ जाते हैं वहाँ से और ब्लैक बोर्ड की तरफ जाते हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हुए, एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का ये लास्ट लेसन है और आपका जो जर्मन लैंग्वेज का न्यू टीचर है वो टुमारो आ जाएगा, कल आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब तो जो मास्टर हैमल है उनको उस लास्ट क्लास में बच्चों को ये कहते हैं कि सभी बच्चों को कहते हैं कि आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूँ कि आज हमारे ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, इसीलिए कि आप सभी ध्यान लगाकर, अटेंटिव यानी बहुत बड़ी एकाग्रता के साथ कंसंट्रेट करते हुए मेरे इस लेसन को, इस क्लास को सुनिए। वट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब फ्रेंड्स कहता है कि जब मास्टर हैमल ने ये वर्ड्स कहे तो ये जो वर्ड्स थे वो एक बिजली की गर्जना की तरह मेरे ऊपर गिरे। यानी फ्रेंच इस तरीके से लगता है जैसे कहीं बिजली गिर गई हो, ऐसा फ्रेंच को महसूस होता है। ओ द रिचेज, अरे ये दुष्ट लोग, ये जर्मन लोग, जर्मन आर्मी, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट दैट टाउन हॉल। शायद यही ऑर्डर उन्होंने टाउन हॉल में लगा रखा होगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रेंच कहता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच की क्लास है, फ्रेंच लैंग्वेज की ये। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब फ्रेंच कहता है अपने आप से ही, अरे मैं तो, ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो मुश्किल से ही अभी कुछ कैसे लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में ये भी नहीं सीख पाया था। यानी मैं तो अभी फ्रेंच लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स भी ढंग से लिखना नहीं सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। फ्रेंच अपने आप ही कह रहा है, अपने आप से कह रहा है कि मैंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियस लिया ही नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। यानी मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखना मतलब रुक गया था, या मैंने कम कर दिया था सीखना, मेरा ध्यान नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब फ्रेंच कहता है कि मैं कितना दुखी हूँ, कितना अपने आप से में ही सॉरी फील करता है वो, कि मैंने अपने लेसन्स को, फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स को ढंग से नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स, मैंने हमेशा अपना ध्यान लगाया। सीकिंग यानी ढूंढना, फाइंड आउट करना। बर्ड्स यानी पक्षी और एग्स यानी अंडे, यानी पक्षियों के, बर्ड्स के एग्स को ढूंढने में ही मैंने अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक स्लाइडर का नाम है, यानी फिसलन पट्टी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कि सार जो है उस पर स्लाइडिंग करने में, फिसलने में ही मैंने अपना सारा समय गवा दिया। यानी जो स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, उन पर झूलने में ही मैंने अपना समय गवा दिया। माई बुक्स, मेरी किताबें, एंड हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। और शायद ये जो किताबें हैं
ये मुझे परेशानी लग रही थी, न्यू सेंस यानी ट्रबल लग रही थी, परेशानी लग रही थी, डिफिकल्टी लग रही थी ये मेरी किताबें। सो हैवी टू कैरी, इन किताबों को कितनी भारी हैं, कितनी हैवी हैं, इन्हें मैं अपने कंधों पर लाद कर लाता हूँ। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरी सेंट्स यानी जो संत महात्मा हैं उनकी इतिहास की किताबें। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, ये सारे मेरे अब ओल्ड फ्रेंड्स हो जाएंगे और मैं इन्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ। गिव अप यानी छोड़ देना, नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं इन्हें, लेकिन अब मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे जर्मन लैंग्वेज की न्यू किताबें हैं, जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी और उन्हें ही पढ़ना पड़ेगा। एंड मास्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और मास्टर हैमल जो कि मेरे गुरु हैं, मेरे शिक्षक हैं, वो मुझसे दूर चले जाएंगे, ऐसा आइडिया, ऐसा विचार ही मेरे मन को झकझोर रहा है। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और यह आइडिया कि मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सारी चीज़ें मुझे उनकी जो आयरन स्टिक है यानी लोहे की जो छड़ है, और जिस छड़ से उन्होंने मुझे पीटा है, कभी पनिशमेंट दिया है, उनका जो बैड बिहेवियर है, वो सारा मैं भूल जाने को तैयार है, सब मैं भूल जाऊंगा। यानी मुझे पसंद है कि वो अगर जब मैं नहीं पढ़ूं, नहीं क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स दूं, तो टीचर मास्टर हेमल मुझे पीटे उस अपने आयरन स्टिक से और लोहे की छड़ से, ऐसा मुझे पसंद है। लेकिन अब ये सब कुछ दूर चला जाएगा मुझसे, ये आइडिया ही मुझे झकझोर रहा है अंदर तक। पुअर मैन, पुअर मैन यहाँ किसको कहा है? मास्टर हेमल को, बेचारा मास्टर हेमल। इट वॉज इन हॉनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, शायद ये लास्ट लेसन है उनका फ्रेंच लैंग्वेज का, इसी सम्मान में, इसी ऑनर में उन्होंने अपनी अच्छे वाले संडे क्लोथ्स जो हैं वो पहन रखे। इस संडे के दिन उन्होंने वो क्लोथ्स पहन रखे हैं। संडे क्लोथ्स यानी कह सकते हैं कि हम सेरेमोनियल जो ड्रेस है, इस फंक्शन में, इस सेलिब्रेशन में उन्होंने ये क्लोथ्स पहन रखे हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब फ्रेंड्स कहता है अपने आप से, अब मैं समझ चुका था कि क्यों जो विलेज क्लासरूम के पीछे की जो बेंचेज हैं वहाँ पर विलेजर्स बैठे हुए हैं, ओल्ड मैन ऑफ द विलेज बैठे हुए हैं, ये मैं समझ चुका था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी टू, यानी शायद वो विलेजर्स जो हैं उस विलेज के, वो भी सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो अपने बच्चों को या खुद जो है ज़्यादा समय तक इस फ्रेंच लैंग्वेज की इस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाई जाने वाली थी। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी ये उनके सोचने का तरीका था। शायद वो थैंक यू कहना चाहते थे, थैंकिंग कहना चाहते थे मास्टर हेमल को कि उन्होंने अपनी लाइफ के फेथफुल सर्विस करी है उन्होंने, यानी बहुत ही वफादारी से, ईमानदारी से उन्होंने अपनी सर्विस दी है पिछले 40 सालों तक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर के रूप में। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट दे आर नो मोर, कि और अपने कंट्री के प्रति, फ्रांस जो कंट्री है उसके प्रति शायद अपने रेस्पेक्ट को वो दिखाने के लिए आए थे, और उस टीचर के प्रति भी, मास्टर हेमल को भी अपना थैंकिंग शो करने आए थे, जिन्होंने कि अपने देश के लिए शायद मतलब इस लैंग्वेज को वो कंटिन्यू अब नहीं कर पाएंगे। यानी पिछले 40 सालों से मास्टर हेमल उस स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा रहे थे, और अब शायद वो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उनका कहीं अदर जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अदर प्लेस पे उन्हें भेज दिया जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज वाले स्कूल में, जबकि वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। शायद यही जो रेस्पेक्ट है, जो विलेजर्स है, शायद वो उस टीचर के प्रति रेस्पेक्ट शो करने आए थे, जिन्होंने फेथफुल सर्विस 40 years तक वहाँ उस स्कूल में दी थी। While I was thinking of all this, फ्रेंच कहता है कि शायद मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। I heard my name called, तो फ्रेंच कहता है कि मैंने अपना नाम सुना, कि किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। It was my turn to recite, recite यानी रिपीट करना। अब मेरी टर्न थी कि मुझे पार्टिसिपल के बारे में कुछ रिपीटेशन, दोहरान करना था, क्लास में बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle although, अब फ्रेंच कहता है कि मैं क्या कहता, खड़ा होकर मैं क्या कहता, क्योंकि जो पार्टिसिपल का टॉपिक है वो मुझे ड्रेडफुल लग रहा था, यानी उसके जो रूल्स हैं, उसके जो नियम्स हैं, जो रूल्स पार्टिसिपल ग्रामर के टॉपिक के बारे में है, वो काफ़ी ड्रेडफुल, भयानक, खतरनाक मुझे लग रहे थे। वो मैं क्या कहता उनसे, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक,
यानी मुझे उन पार्टिसिपल के जो ड्रेडफुल रूल्स हैं, जो टफ या डिफ़िकल्ट रूल्स हैं, खतरनाक रूल्स हैं, वो बताना, क्लास में खड़े हो जाना और अपनी बेंच पर खड़े होकर उन्हें वेरी लाउड, बड़े ही शोर के साथ तेज़ी से बोलते हुए उन्हें बताना, जोर शोर से क्लियर, बिल्कुल क्लियर बताना, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक गलती के बताना, ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। अब फ्रेंच कहता है मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर ही मैंने क्या किया कि जो फर्स्ट वर्ड है पार्टिसिपल के रूल्स का, वही मेरा सब कुछ मिक्स हो गया। मुझे क्या बताता, यानी जो वर्ड्स हैं वो उसके आगे उसके माइंड के आगे घूमते रहते हैं, इधर उधर तैरने लगते हैं, फ्लोटिंग ऑफ वर्ड्स, यानी जैसे पानी में क्या होता है, वाटर के अंदर जो बोट होती है वो फ्लोटिंग करती है, तैरती है, ठीक उसी तरीके से जो पार्टिसिपल के ड्रेडफुल रूल्स हैं, हार्ड रूल्स हैं, वो उसके माइंड के आगे तैरने लगते हैं, आंखों के आगे। एंड स्टूड देयर, मैं वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क। अब फ्रेंड्स कहता है कि मैंने अपनी डेस्क को पकड़ रखा था और वहीं सीट पे खड़ा हो गया था, डेस्क पे। माई हर्ट बीटिंग, मेरा जो हर्ट है वो बीट कर रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब फ्रेंड्स कहता है कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डेस्क पर खड़ा होकर बिल्कुल से सीधा खड़ा हो जाऊं और ऊपर की तरफ देखूं, मेरा सर है वो ऊपर कर लूं, ऐसी मुझ में हिम्मत नहीं थी। डेयरिंग यानी करेज नहीं होना, यहाँ पे करेज नहीं होने की बात हो रही कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़ा हो जाऊं अपनी डेस्क पर और पार्टिसिपल के रूल्स बता दूं और अपना सर ऊपर कर लूं। आई हर्ड मास्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना, फ्रेंड्स कहता है मैंने सुना कि मास्टर हेमल ने मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड यानी डांटना, फटकारना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, रिब्यूक करना, कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, फटकारूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम शायद तुम्हें बुरा लग रहा होगा थोड़ा। सी हाउ इट इज, देखो ये पार्टिसिपल के रूल्स कैसे हैं, देखो ऊपर की तरफ देखो। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, सी हाउ इट इज। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है सी हाउ इट इज, ये जो सेंटेंस है, देखिए सी, सबसे पहले इसे हमें समझना है। एस डबल ई सी क्या है, एक तो मेन वर्ब होती है। सी यानी इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, सी सा सिंग, थ्री फॉर्म्स होती है, सी सा सिंग। तो यहाँ पे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इसका मतलब इट इज इंपेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमें कमांड देते हैं, हमें ऑर्डर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर को बताया गया है सी। अब जो मास्टर हेमल है वो फ्रेंच को कह रहे हैं क्या, सी देखो, हाउ इट इज, देखो ये पार्टिसिपल के रूल कैसे हैं, मतलब समझो इन्हें, देखो, ये वो कमांड कर रहे हैं। मास्टर हेमल इज ऑर्डरिंग या कमांडिंग लिटिल फ्रेंड्स, सी हाउ इट इज, देखो ये रूल कैसे हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, यानी हम पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे, मैं पढ़ूंगा, ऐसा हम अपने आप में डिसाइड करते हैं। एवरी डे, हर रोज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं पढ़ूंगा। वाह, बाद में, वाह वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, आज नहीं मैं कल पढ़ लूंगा, ऐसा हम सोचते हैं, मेरे पास तो प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी तो एग्जाम के बहुत दिन हैं। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल इसे पढ़ लूंगा। कल पर हम किसी काम को छोड़ देते हैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। मास्टर हेमल उनसे कहते हैं कि देखो, अब देखो इसी का रिजल्ट है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। Oh, that is the great trouble with अल्सैक, देखो अल्सैक के साथ, अल्सैक कितनी मुसीबत में फंस चुका है। She puts off learning till tomorrow। अब अल्सैक ने भी क्या किया, अल्सैक जो टाउन है जहाँ की जर्मन आर्मी ने अटैक कर लिया है या अपने अंडर उसको कर लिया है, उसने भी क्या किया कि यही उसके साथ, अल्सैक के साथ हुआ कि कल कर लेंगे। कल के चक्कर में क्या हो गया कि जो जर्मन आर्मी है वो वहाँ आ चुकी है और उन्होंने अपने अंडर अल्सैक जो टाउन है उसको कर लिया, डिस्ट्रिक्ट को कर लिया है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट। अब देखो ये जो फेलोज हैं, ये जो क्लास में जो बच्चे बैठे थे उनके बारे में कि देखो ये सारे भी ऐसा ही सोचते हैं कि हम कल सीख लेंगे, हर काम को कल पे छोड़ देते हैं। हाउ इज इट, ये सब कैसे होगा। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, अब वो फ्रेंच से कहता है कि तुम बहाना करते हो, प्रिटेंड यानी बहाना करना, दिखावा करना, कि मैं एक फ्रेंच मैन हूँ, मैं फ्रेंच का रहने वाला हूँ। फ्रेंच मैन यानी मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, जबकि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज में ना ही तो स्पीक कर सकते हो, बोल सकते हो, और ना ही राइट कर सकते हो, ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, यानी इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, यानी तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, छोटे से प्यारे फ्रेंड्स,
वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच ourselves with, हम सभी ऐसा करते हैं। ये बात लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, ये बात तुम पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ये जो बात है वो सब पर लागू होती है, हम सब पर लागू होती है कि हम किसी भी काम को कल के ऊपर, टुमारो के ऊपर पेंडिंग छोड़ देते हैं और उसी का रिजल्ट होता है, यानी हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हम जो किसी फील्ड में बैकवर्ड हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, उन सब का रिस्पॉन्सिबल हम अपने आप में ही होते हैं, खुद होते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न, यानी एंग्जियस यानी चिंतित होना, वरीड होना। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित नहीं थे एनफ टू हैव यू लर्न, यानी तुम्हारे पेरेंट्स चिंतित नहीं थे कि वो तुम्हें सिखा रहे हैं, यानी वो चिंतित नहीं है, उन्हें चिंता नहीं है, वरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीखने के लिए, लर्न करने के लिए तुम्हें स्कूल में भेजा। दे प्रिफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म एट द मिल्स, यानी अगर वो तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं होते तो शायद वो भेज सकते थे तुम्हें किसी फॉर्म में, किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, फील्ड में काम करने के लिए, या किसी मील में, फैक्ट्री में, मील में काम करने के लिए, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, यानी अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं होते, वरिड नहीं होते, तो तुम्हें वो स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज सीखने की अपेक्षा या उसके कंपैरिजन में वो तुम्हें किसी मील में, फैक्ट्री में या किसी फील्ड में, फार्म में काम करने को भी भेज सकते थे, ताकि उन्हें थोड़ा बहुत मनी के रूप में सपोर्ट हो जाता, थोड़ी उनकी हेल्प हो जाती। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मास्टर एमएल कहते हैं मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ, ब्लेम यानी मैं खुद भी फॉल्ट में हूँ, मैं खुद भी दोषी हूँ अपने आप में। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, मास्टर एमएल कहते हैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए कि फ्रेंड्स मैं भी अपने आप को फॉल्ट में मानता हूँ, ब्लेम मानता हूँ, मेरी गलती भी है कि मैंने अगर लेसन के टाइम पर अगर तुम्हें कभी, जो हमारे स्कूल का जो गार्डन है वहाँ फ्लावर्स खिले हुए हैं, ब्लूसम कर रखे हैं, तो खिले हुए हैं, अगर मैं वहाँ उन फ्लावर्स को वाटर देने में तुम्हें नहीं भेजता तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तुम देते। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और यदि तुम फिशिंग करने यानी मछली पकड़ने नहीं जाते, या फिशिंग करने अगर तुम नहीं जाना चाहते थे और मुझसे छुट्टी मांगते, अगर मैं तुम्हें हॉलीडे छुट्टी पर नहीं भेजता तो शायद ये रिजल्ट तुम नहीं देते, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा होता। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज से दूसरी चीज को बताते हुए मास्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लग जाते हैं, सेइंग फिर वो बताने लगते हैं दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, ये पूरी वर्ल्ड में सबसे सुंदर लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट सबसे साफ सुथरी है, द मोस्ट लॉजिकल सबसे ज्यादा लॉजिक है, इसमें तर्क वितर्क है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हम लोगों को ये हमें इसे गार्ड करना चाहिए, इसे प्रिजर्व करना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसे भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव, जब लोग दास होते हैं, इंस्लेव यानी किसी के दास बन जाना, जब लोग दास होते हैं, as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison, अगर कोई किसी का दास बन जाता है, गुलाम बन जाता है, तो अगर उसे अपनी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे, ठीक उसी तरीके से जैसे कोई कैदी जो है, अगर वो प्रिजन में है, कल्प्रिट किसी ने किया, कोई अपराध किया है, क्रिमिनल है, वो यदि किसी प्रिजन में, जेल में है, तो और यदि अगर वो, तो उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उससे प्रिजन की, उस जेल की चाबी उसके पास हो, ठीक वैसा ही जैसे मान लीजिए कोई कैदी है, वो जेल के अंदर है, प्रिजन के अंदर है, और यदि उसे और उसके हाथ में यदि चाबी आ जाए, उस प्रिजन की, जेल की यदि चाबी आ जाए, तो उसे कैसा फील होता है, यानी वो अपने आप में खुश होता है कि मेरे पास तो चाबी है इस प्रिजन की, इस जेल की, वो हालांकि उसने क्रिमिनल है, वो यदि उसके पास उस प्रिजन की चाबी आ जाए तो वो अपने आप को फ्री, अपने आप को हैप्पी फील करता है, ठीक वैसा ही फील किया जाता तुम्हारे द्वारा, हम सबके द्वारा, यदि हमें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज पे कमांड होती, तुम सबको जो क्लासरूम में बैठे हैं, मास्टर हेमल ऐसा वहाँ पर समझा रहे हैं बच्चों को। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर वो एक ग्रामर की बुक खोलते हैं, एंड रीड अस अवर लेसन, और फिर लेसन पढ़ना शुरू करते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट,
अब फ्रेंड्स कहता है कि जब मास्टर हेमल पढ़ रहे थे लेसन ग्रामर बुक से, तो मैं आश्चर्यचकित था, अमेज्ड यानी सरप्राइज होना, कि मैं सरप्राइज था कि कितनी अच्छी तरीके से वो मुझे समझ आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, जो कुछ मास्टर हेमल बता रहे थे वो इतना इजी लग रहा था, सो इजी सो इजी। आई थिंक टू दैट, मैंने सोचा भी, दैट ही आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली। अब फ्रेंड्स अपनी बेंच पे बैठा वो सोच रहा है कि मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद मास्टर हेमल ने भी इतने पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, इतने मतलब पीसफुल माइंड के साथ ये सारी चीज़ें समझाई नहीं होंगी, ऐसा फ्रेंड्स को लग रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। मास्टर फ्रेंड्स कहता है कि वो जो पुअर मैन थे, जो मास्टर हेमल थे, जो कि 40 वर्ष तक, 40 ईयर्स तक उस स्कूल में अपनी सर्विस देने के बाद जो है वहाँ से जाने वाले थे, वो शायद ये जो पुअर मैन है वो जितना नॉलेज फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में जानता था वो सारा का सारा हम लोगों को देना चाहते थे जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। वन स्ट्रोक यानी एक ही जैसे हमने सुना हथौड़ा, जैसे हैमर कहते हैं, कि एक हैमर से मतलब वन स्ट्रोक यानी एक साथ ही, एक हथौड़े की चोट के साथ ही, उस एक ही क्लासरूम में, उस एक लेक्चर में ही वो अपना सारा का सारा नॉलेज हम पीपल्स को, हम स्टूडेंट्स को देना चाहते थे, ऐसा लग रहा था जब वो मास्टर हेमल अपना लास्ट लेसन उस क्लास में पढ़ा रहे थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, फिर राइटिंग में यानी लिखने का काम करवाया गया, वहाँ भी एक लेसन दिया गया। दैट डे, उस दिन मास्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मास्टर हेमल नई कॉपीज, न्यू कॉपीज जो थी वो हमारे लिए लेकर आए थे, रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और वो बिल्कुल से ब्यूटीफुल सुंदर राउंड हैंड में लिखी हुई थी, हैंड रिटन थी, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, उसमें बड़े ही सुंदर तरीके से ये चीज़ें जो है, नाम है फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक ही लिखा हुआ था। द लुक like little flags floating everywhere in the school room hung from the road at the top of our desk। अब देखिए ये जो लाइन है यहाँ से जो मैंने पढ़ा अभी, इसमें देखिए क्या मतलब है। अब मान लीजिए मास्टर हेमल जो थे क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, और उन्होंने वो क्या था, सब उस दिन ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर छोटी जो बुक्स हैं, कॉपीज हैं, न्यू कॉपीज है वो लेकर आए थे, और वो जो कॉपीज थी वो क्लासरूम में जितनी भी बेंचेस थी उन सब बेंचेस की जो ये डेस्क है वहाँ पे लगी हुई थी, और इस तरीके से फैन चल रहे थे, किसी प्रकार का कोई पिन ड्रॉप साइलेंस क्लासरूम में था, किसी प्रकार का कोई शोर नॉइस वहाँ पे नहीं था, बिल्कुल साइलेंस था, और उनकी जो ये न्यू कॉपीज थी वो उनको इस तरीके से ये जो पेजेस हैं वो ऐसे हवा से ऐसे उड़ रहे थे, घूम रहे थे, और इन पेजेस को देखकर ऐसा लग रहा था क्लास में नंबर वाइज सारे जितने भी डेस्क है सबके पास ये रखी हुई थी, और ये जो कॉपीज थी, न्यू कॉपीज, इनके ये जो पेजेस थे, पेपर थे, ये हमें लिटिल फ्लैग्स यानी छोटे छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे, छोटे छोटे झंडों की तरह नजर आ रहे थे, जो कि उन वहाँ लगे हुए थे, और सब पे लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, ठीक है। एंड यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, और हर कोई जितने साइलेंस से, जितने अच्छे तरीके से उस कॉपी, न्यू कॉपी के अंदर लिख रहा था, वो भी और भी ज़्यादा अच्छा, यानी बहुत ही अच्छा राइटिंग कर रहे थे, सारे बहुत अच्छा लिख रहे थे, और कितना साइलेंस, कितना क्वाइटनेस वहाँ था, बिल्कुल साइलेंस थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, और केवल आवाज़ कौन सी आ रही थी क्लासरूम में, अदरवाइज क्लासरूम में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है, लेकिन उस दिन आवाज़ आ रही थी पेन से, जो वो लिख रहे थे तो स्क्रैच करने की आवाज़, पेन की आवाज़ आ रही थी, और कोई आवाज़ वहाँ क्लासरूम में नहीं थी। वंस सम बेटल्स फ्लू इन, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बीटल्स उड़ गई हो, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू द, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटे छोटे लिटेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश बुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसा लग रहा था वहाँ कुछ नहीं था, और जो ये जो बेटल्स है नहीं, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो उड़ रहे थे, लेकिन उनका भी किसी प्रकार का कोई साइलेंस वहाँ नहीं था, सिर्फ जो था पेन था, पेन से लिखने की आवाज़, स्क्रैच करने की आवाज़ उन पेजेस पर, पेपर्स पर वो आ रही थी, बाकी किसी प्रकार का कोई वहाँ साउंड नहीं था। ऑन
who worked right on tracing their fish books as if that was, ये ट्रेस करने की आवाज़, बस घूम फिर के मीनिंग वही है कि पेपर पर पेन से लिखने की आवाज़, ट्रेस करने की आवाज़ आ रही थी, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको जो लोग लिख रहे थे उन पेजेस पे, न्यू कॉपीज पे, वही आवाज़ थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और जो फ्रेंच है वो क्या कहता है कि जो क्लासरूम था उसका जो रूफ था, जो छत थी, वहाँ पे छत के ऊपर पिजन्स बैठे हुए थे, कबूतर बैठे हुए थे, और वो क्या कर रहे थे, कूइंग वेरी स्लो, यानी वो क्या कर रहे थे कि वो जो है गुटर गु कर रहे थे, कुइंग यानी गुटर गु करना, वो गुटर गु कर रहे थे बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तो जो फ्रेंड है वो कहता है कि मैंने अपने आप में ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे उन पिजन्स को, कबूतर्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गुटर गु कुइंग करने को बाध्य करेंगे, कंपेल्ड करेंगे, जैसे कि हम लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज की अपेक्षा वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ने के लिए कंपेल्ड कर रहे हैं, फोर्स्ड कर रहे हैं, क्या इन पिजन्स को भी वो फोर्स्ड करेंगे कि ये जर्मन लैंग्वेज में क्या करें, कुइंग साउंड करें, ना कि फ्रेंच लैंग्वेज में। वेदर I looked up from my writing, I saw Master Hamel sitting motionless in his chair. अब फ्रेंच कहता है कि जब मैं अपनी लिख रहा था तो लिखते लिखते मैंने मास्टर हेमल की तरफ देखा, तो वो बिल्कुल से मोशनलेस, मोशनलेस यानी गतिहीन होकर, बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड होकर, दुखी होकर, सैड साउंड में, सैड मोशन में वहाँ अपने चेयर पर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो बड़े ध्यान से देख रहे थे एक चीज को, देन एट अनदर, फिर एक दूसरी मतलब एक दूसरे की तरफ ध्यान से देख रहे थे, एक बेंच की तरफ जो बैठा था उसकी तरफ देखकर दूसरी चीज की तरफ देख रहे थे, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी वो इतने गौर से, इतना गैचिंग करके सब बड़े ध्यान से पढ़ा रहे थे कि उस क्लासरूम में, छोटे से रूम के अंदर, कि हर चीज कितनी फिक्स थी, और कितना मतलब उनके माइंड में जो फिक्स था सारा का सारा, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स या विलेजर्स बैठे थे सबके माइंड में वो फिक्स कर देना चाहते थे। फैंसी, फैंसी यानी काल्पनिक, कल्पना करना। फॉर 40 years, कल्पना करो 40 वर्ष तक, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वो एक ही जगह रहा था 40 साल तक, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसका जो गार्डन था जो कि विंडो से बाहर की तरफ दिखाई देता था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उस गार्डन के सामने क्या था, उसकी क्लास थी, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही उसकी क्लास थी, यानी गार्डन, गार्डन से ऊपर की तरफ थोड़ा क्या है, विंडो, विंडो के सामने जस्ट उसकी क्लासरूम, यानी क्लासरूम से उसकी जो गार्डन है वो इजीली दिखाई देता था। एंड ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो डेस्क थे या क्लासरूम के जो बेंचेस थे वो क्या हो गए थे, worn स्मूथ, वो स्मूथ थे काफी। एंड द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, उनके जो वॉलनट ट्रीज थे उसके गार्डन में जो उसके द्वारा लगाए गए थे वो भी काफी लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन एंड दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो यानी जो बेल उसने वहाँ गार्डन में लगा रखी थी वो भी बिल्कुल से रूफ की तरफ जाती थी, उसकी विंडो से होते हुए रूफ की तरफ जाती थी, छत की तरफ। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन, ये सारी चीज़ें वो छोड़ के जाएगा, यानी जिस गार्डन को, जिस स्कूल को उसने 40 साल दिए हैं उसको अचानक वो छोड़ के चला जाएगा, तो ये कितना, यानी इन सब चीज़ों को इमेजिन करके उस पुअर मैन का, उस मास्टर हेमल का जो हर्ट है वो शायद ब्रोकन हो चुका होगा, टूट चुका होगा इस आइडिया से ही। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव पैकिंग देयर ट्रंक्स, उसी स्कूल में वो रह रहे थे मास्टर हेमल, तो उनकी जो सिस्टर थी वो भी आ चुकी थी और वो उनके ट्रंक्स को, संदूक को, बॉक्स को पैक कर रही थी, उनका जो सामान था वो पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें जाना था। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन सुबह ही उन्हें निकलना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उसने क्या डिसाइड किया कि इस लास्ट लेसन में, इस लास्ट क्लास में जितना मैं जानता हूँ उतना सारा मैं बता दूँ इन स्टूडेंट्स को, इन विलेजर्स को। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, फिर हमें एक हिस्ट्री का लेसन पढ़ाया गया। एंड देन द बेबीज
चैंटेड देयर ABBEBIBO, ये सारे जो हैं बेबीज को ये सब कुछ पढ़ाया गया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, रूम में पीछे की तरफ ओल्ड होशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो होशर था, जो मैंने बताया था होशर का मतलब बिल्डर, जो बिल्डिंग का काम, बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, अंडर किसी कंस्ट्रक्शन, तो जो होशर था उन्होंने अपना जो स्पेक्टिकल्स थे, चश्मे थे, वो पहन रखे थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, उसने अपने दोनों हाथों में उस प्राइमर यानी जो पुरानी सी जो बुक थी उसको रख रखा था। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और उन लेटर्स को बार बार पढ़ रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और जो है यू कुड सी, आप देख सकते थे कि जो था वह भी चिल्ला रहा था, रो रहा था, अपने वर्ड्स पे कुछ बोल रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, इमोशन यानी भावना के साथ, इमोशनलिटी के साथ, सेंटिमेंट के साथ उसकी जो आवाज़ थी ट्रेम्बल्ड यानी कँपा रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और कितना मजाकिया था उसको सुनना। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, उस होशर को देखकर हम सभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। ओ हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, फ्रेंड्स कहता है कि कितनी अच्छी तरीके से मुझे याद है वो लास्ट लेसन जो कि क्लास में मास्टर हेमल द्वारा पढ़ाया गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और अचानक ही जो है जो चर्च की जो क्लॉक है, घड़ी है, उसमें पूरे 12 बज चुके थे। देन द एंजिलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, इतने में ही जो एंजिलस यानी जो प्रे करते हैं लोग चर्च में जाकर, तो वहाँ जो एंजिलस है वहाँ पर शुरू हो जाता है, चर्च की घंटियाँ बजती हैं, बेल्स बजती हैं, और उसी मोमेंट पे जो प्रूशियन जो आर्मी है या जो जर्मन आर्मी है, जर्मन सोल्जर्स हैं, वो अपना जो मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रम्पेट है, उसे बजाने लगते हैं। और जो अपने जो रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और अपना जो ड्रिल यानी प्रैक्टिस से, अपनी जो प्रैक्टिस वो कर रहे थे उस विलेज में ही, उस टाउन में ही, अल्सेक में, तो उससे वो लौट आते हैं। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, अब वो स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हैं और उनकी क्लासरूम जहाँ थी उसकी जो विंडो थी उसके नीचे जो साउंड करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं ट्रम्पेट से। मास्टर हेमल स्टूड अप, मास्टर हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, पेल यानी पीलापन लेते हुए, उनका जो फेस है वो बिल्कुल येलोविश हो चुका है, पीला हो चुका है। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठते हैं। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, अब फ्रेंड्स क्या कहते हैं, मैंने मास्टर हेमल को इतना टॉल, इतनी लंबी हाइट में कभी नहीं देखा था। ग्रेटनेस, टॉल का मतलब यहाँ एक तरीके से है ग्रेटनेस, इतना महान, इतना मतलब गुड पर्सन के रूप में मैंने कभी मास्टर हेमल को नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, मास्टर हेमल कहते हैं मेरे दोस्तों, आई, फिर उनकी जो आवाज़ है वो रुक जाती है, मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड यानी मतलब दम घुटना, चौकड यानी एक तरीके से दम घुटना, किसी चीज़ से उसका दम घुटता है। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं जा पाते, आगे नहीं बोल पाते हैं। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमते हैं। टुक ए पीस ऑफ चौक, और चौक का एक टुकड़ा उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट यानी ताकत, और जितनी उनमें ताकत थी उस ताकत के साथ, पावर के साथ, वो मतलब उस ताकत को वो इकट्ठा करते हुए एक साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वो इतना, जितना लार्ज, जितना बड़ा लिख सकते थे ब्लैक बोर्ड पे वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वाइव, VIVE, वाइव, ये जो वर्ड है आपकी बुक में दिया हुआ है, वाइव, ला, LA, ला, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उस चौक से वो लिखते हैं। वाइव ला फ्रांस, FRANCE, यानी वाइव ला फ्रांस, ये जो सेंटेंस है वो अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है। और उसके जस्ट बाद वो कहते हैं देन ही स्टॉप्ड, लिखते लिखते ही वो रुक जाते हैं। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, लीन्ड यानी झुका लेना, और अपना जो सर है उसको दीवार के सहारे झुका लेते हैं। विदाउट ए वर्ड, एक शब्द कहे बिना, ही मेड ए गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, गेस्चर यानी
हाव भाव से इशारा करना, और इशारे से ही बिना एक शब्द कहे वो हम लोगों की तरफ अपने हैंड से, अपने हाथ से इशारा करते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, यानी स्कूल डिसमिस हो चुकी है, यू मे गो, तुम अब जा सकते हो। तो फिर जो क्लासरूम के बच्चे थे वो सारे उठकर अपने घर चले जाते हैं। और इस तरीके से ये जो चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, इसमें अल्फोंसे डोडेट ने बड़े ही अच्छी तरीके से इसको लाइव किया है और हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। तो हमें समझ में आ गया होगा कि लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों है, किस लिए है। और ये जो वाइव ला फ्रांस इन्होंने लिखा था ब्लैक बोर्ड पर, इसका मतलब एक्चुअल में क्या था, तो देखिए इसको मैं बता देती हूँ, कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ये जो सेंटेंस उन्होंने लिखा था तो इसमें मैं बताती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ। देखिए वाइव, वाइव का मतलब होता है लीव, वाइव का मतलब लीव फ्रेंच लैंग्वेज में, ला यानी लॉन्ग, और फ्रांस का मतलब आपको पता ही है, लिव लॉन्ग फ्रांस। फ्रांस से मतलब है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो क्या रहे, लंबे समय तक जीवित रहे, चिरायु रहे, ऐसा वो उस मतलब क्लासरूम में बताते हैं स्टूडेंट्स को या उन विलेजर्स को। और इस तरीके से ये जो लास्ट लेसन है इस चैप्टर का एंड होता है। और आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इससे जो राइटर है वो क्या हमें बताना चाहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।